हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तरफ ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के स्टूडेंटों के बारे में। उनका मैंने दोस्तों यहाँ पे जो कम्प्लीटली कोर्स लॉन्च किया है, जो भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है और उनको शेयर भी करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं ऑलरेडी एमआरएस पीजीडी क्वालिफाइड हूँ और कर्नाटक में मैं पोस्टेड हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट के बाद में मैंने ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आरपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोर्स लॉन्च किया है। बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कम्प्लीटली कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिना किसी चार्ज के, इसी चैनल पर। और जो केवीएस एनवीएस है उसका मैंने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप वहाँ भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये ओनली कॉमर्स स्टूडेंटों के लिए है। और जो अकाउंटेंट वाले हैं वो भी देख सकते हैं। नोट्स भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू भी होंगे। ऑल जो सिलेबस होगा वो से आपके ऑथेंटिक आरपीसी के अकॉर्डिंग, जो साइड पे दिया हुआ सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपन बिना किसी देरी के सबसे पहले आज सिलेबस देखते हैं, उसके बाद में आज आपकी डेमो क्लास है वो भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो देखते हैं कि आरपीसी ने आपका क्या सिलेबस जारी किया है। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, पिछली बार से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। दोस्तों, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपका जो सिलेबस दे रखा है, बुक कीपिंग में दे रखा है आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रोसेस दे रखी है, जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन, सब्सिडायरी बुक्स। इनकी जो बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म होती है वो दे रखी है, अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह है, आपकी कॉन्सेप्ट वगैरह है। और जो जनरल जो एंट्रीज होती है उनसे रिलेटेड है, और आपकी जो सब्सिडायरी जो बुक्स है उनसे रिलेटेड है, जो कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स रिटर्न। इसके अलावा इसमें आपकी ट्रायल बैलेंस भी दे रखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है, और इसमें एक पॉइंट जोड़ा है, कैपिटल और रेवेन्यू गेन जोड़ दिया इस बार। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड भी आपके दे रखा है। फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी दे रखा है, पार्टनरशिप भी दे रखा है आपके। इसके अलावा कंपनी भी दे रखा है, कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स है, और डिबेंचर भी है। या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये टॉपिक पहले भी था, आज भी है। फिर एनालिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिस दे रखे हैं। इसमें जो टूल होती है आपकी ट्रेंड एनालिस है, कंपरेटिव है, कॉमन साइज है, ये इस प्रकार की टूल होती है, रेशियो है। और ये तो आपके अकाउंटिंग का पोर्शन हो गया। अब ये जो मैनेजमेंट है ये बिजनेस वाला है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, नेचर है, प्रिंसिपल है, फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। फिर आपके एक मार्केटिंग का चैप्टर है। ये जो सेकंड पीसीयू 12th क्लास की में है, मार्केटिंग और ये मैनेजमेंट 12th क्लास में चलते हैं आपके। मार्केटिंग है, मीनिंग है, और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपकी 12th क्लास वाली एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, वहाँ से टॉपिक उठाए गए हैं। फिर स्टैटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दे रखी है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है। और ये फिर इकोनॉमिक्स के जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, न्यू अप्रोच है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रूल ऑफ डेवलपमेंट है, की इशू ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस प्रकार दे रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप भी दे रखे हैं आपके। और 1991 जो क्राइसिस है, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म सन 1991 है, नीड एंड मेन फीचर्स, इस प्रकार आपके ये सिलेबस हैं। अब अपन अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, इसमें कौन कौन सा, वो दोस्तों आपका 12th लेवल का था। अब ये ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, आपके रेशियो एनालिसिस दे रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये अकाउंटिंग के टॉपिक हैं। और अब देखो, जो रेशियो एनालिसिस है इसमें ज़्यादा जो मेजरली लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी, ये रेशियो दे रखा है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दे रखा है, और मार्जिनल कॉस्टिंग दे रखा है, और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस दे रखा है। ऑडिटिंग भी आपके दे रखा है, मीनिंग ऑब्जेक्ट ऑडिट प्रोग्राम है। बजटिंग भी दे रखा है। इसके अलावा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 दे रखा है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दे रखा है। ये सारे आपके ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक है आपके। इसके अलावा और क्या क्या दे रखे हैं आपके सिलेबस में, ये भी देखते हैं अपन। वन बाय वन आज अपन पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट 11वीं क्लास में मिलेगा आपको। ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप जो कॉन्सेप्ट है, रोल है, ये भी आपको 11वीं क्लास में मिल जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मीनिंग, फंक्शन, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन है, ये आपको 12th क्लास में मिलेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीनिंग है, टाइप है, फैक्टर है, अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, या बेसिक फीचर चार्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। इस प्रकार के आपके इसमें जो टॉपिक है वो दे रखे हैं आपके। मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, एफडीआई है। नेशनल इनकम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके।
तो ये आपके ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक थे। अब अपन क्या देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक देखते हैं आपके पीजी लेवल पे। तो यहाँ पे इसमें एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे रखा है, इसमें इसका मीनिंग है, ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लिवरेज एनालिस है। इसके अलावा इसमें आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी दे रखा है, इसका मीनिंग, टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल दे रखा है। इसके अलावा बिजनेस स्टैटिक्स भी दे रखा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सैम्पलिंग, बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एडिशन, इस प्रकार आपके दे रखा है। इंडियन इपिक्स ऑफ एंड मैनेजमेंट दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, 1 बाय 1 आप सिलेबस देख लेना, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड भी है आपके, यूटिलिटी एनालिसिस भी है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पब्लिक फाइनेंस भी है आपके, इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी है, और जो मॉनेटरी और जो फिजिकल पॉलिसी है ये भी आपके दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो पार्ट 4 है, जो पेडालॉजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, ये भी आपके दे रखा है। तो जो ये टॉपिक दे रखा है, पेडालॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इस प्रकार के जो आपके टॉपिक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी दे रखा है, टीचिंग मॉडल भी है कुछ आपके, और ये इस प्रकार के आपके सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके जो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ अपन अगर बात करें, पेडालॉजी की आपने बात कर ली, और इसके अलावा आपके एक कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी है, ये लर्निंग है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब आपके टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 150, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपके 300 मार्क्स का टोटल पेपर रहने वाला है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आपके जो पूछे जा रहे हैं, ये जो पेपर है इन चीज़ों में बटा हुआ रहेगा आपके। एक तो सेकेंडरी लेवल पे पूछा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पूछे जाएंगे। एक पेडालॉजी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनसे संबंधित टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते, अगर आप फॉलो करते हैं हर चीज़ को तो आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, कॉमर्स वालों के लिए बहुत है। मैं आपको बता दूं, इस बार आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, केवीएस में भी, एमआरएस में, एनवीएस में भी, और राजस्थान में भी रेगुलरली वैकेंसी आ रही है। नहीं, पहले आपको पता है कि कॉमर्स के बहुत कम पद आते थे, इसलिए कॉमर्स वाले जितने भी भाई लोग, आप सभी जाग जाओ, क्योंकि इस बार वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई है और आपको तैयारी करनी है, और कहीं ना कहीं आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपन अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अपन को लेके जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग जो टर्म है उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग टर्म की बात कर सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है अकाउंटिंग टर्म में, सबसे पहले अपन पृथक अस्तित्व तो अवधारणा पढ़ेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है दोस्तों? ये जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ से आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हो। व्यापार तथा व्यापारी दोनों अलग अलग हैं, यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहती है कि व्यापार, अपना जो बिजनेस, और जो व्यापारी है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इसी अवधारणा के अनुसार स्वामी यानी पूंजी को लेनदार ऋण दायित्व मानते हुए बैलेंस शीट चिट्टे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। यानी इसी अवधारणा के अनुसार स्वामी यानी कि जो कैपिटल है उसको लेनदार मानते हुए, क्रेडिटेड मानते हुए बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दोस्तों दर्शाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इसी अवधारणा के अनुसार स्वामी व्यापारी द्वारा व्यापार से धनराशि निकालना अथवा व्यापार में धनराशि लगाने के संबंध में प्रविष्टि दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है, इसी अवधारणा के अनुसार पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट और आरण खाता ड्राइंग्स अकाउंट बनाया जाता है। यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट बनाए जाते हैं। स्वामी के निजी खर्चों को व्यापार का खर्चा मान लेना पृथक अस्तित्व अवधारणा का क्या है? उल्लंघन है। तो ये एक उल्लंघन भी माना गया है कि स्वामी के जो निजी खर्चों के व्यापार का खर्चा मान लेना पृथक अस्तित्व अवधारणा का क्या है? उल्लंघन है। ये दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे ले लेना है। पृथक अस्तित्व जो अवधारणा है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ये कंप्लीटली आपकी पृथक अस्तित्व अवधारणा हो गई। इसमें क्या पढ़ा आपने? पृथक अस्तित्व अवधारणा में व्यापार तथा व्यापारी दोनों अलग अलग है। इसी अवधारणा के अनुसार स्वामी यानी पूंजी को लेनदार ऋण दायित्व मानते हुए बैलेंस शीट यानी चिट्टे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। इसी अवधारणा के अनुसार स्वामी यानी व्यापारी द्वारा व्यापार से धनराशि निकालना अथवा व्यापार में धनराशि लगाने के संबंध में प्रविष्टि दर्ज की जाती है। इसी अवधारणा के अनुसार पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट एंड आरण खाता ड्राइंग्स अकाउंट बनाया जाता है। और स्वामी के निजी खर्चों को व्यापार का खर्च
मान लेना पृथक अस्तित्व अवधारणा का उल्लंघन है। अगर आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी चीज़ें पता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और हर बार इस जो कॉन्सेप्ट है इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपकी कैपिटल है। दोस्तों अपन क्या बेसिक से पढ़ रहे हैं। कैपिटल का मतलब होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाई गई धनराशि कैपिटल कहलाती है। पूंजी क्या होती है दोस्तों? लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाई गई धनराशि पूंजी कहलाती है। जिसे कैश है, बैंक है, स्टॉक है, कंप्यूटर है, अदर एसेट्स है। जिसे राम द्वारा 1,00,000 रुपये नगद लगा रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 40,000 रुपये का माल लगा रहा है, 20,000 रुपये के फर्नीचर लगा व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ अगर अपन कैपिटल जोड़े जो आपके 1,00,000 उसने लगाए केस, 40,000 रुपये का माल लगा दिया गुड्स, 20,000 रुपये का फर्नीचर लगा दिया, तो टोटल 1,60,000 रुपये उसकी क्या हो गई दोस्तों? कैपिटल हो गई। और जो दोस्तों कैपिटल अकाउंट होता है वह व्यापार में व्यापारी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कैपिटल अकाउंट की जो प्रकृति है वो पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। और व्यक्तिगत खाता में अगर अपन और गहराई में चले तो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाता है। तो कैपिटल का मतलब होता है कि जो स्वामी यानी स्वामी द्वारा व्यापार में जो लगाई गई धनराशि वो कैपिटल कहलाती है। अब वो कैपिटल में असेट्स भी लगाता है, पूंजी भी लेके आता है, कुछ भी लगाए वो कैपिटल में ही मानी जाएगी आपकी। जो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले कैपिटल वाला मैं आपको निकाल के देता हूँ, यहाँ से पूरा लिख सकते हो आप स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स भी बना सकते हो। फिर बात करें एग्जाम्पल की, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब अपन ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं आहरण की। दोस्तों आहरण का मतलब इंग्लिश में होता है ड्राइंग्स। आहरण का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ड्राइंग्स होता है। यानी कि स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु व्यापार से धनराशि निकालना आहरण कहलाता है। दोस्तों कोई भी जो व्यापारी होता है या स्वामी होता है, जो ओनर होता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से कोई भी धनराशि निकाल रहा है उसे अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे कैश भी निकाल सकता है, कैश बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, कुछ भी वो ले सकता है व्यापार से। जैसे स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु 4,000 रुपये नगद तथा 6,000 रुपये का माल निकाला। तो यहाँ पे ड्राइंग्स में 4,000 रुपये तो उसने नगद निकाले, 6,000 रुपये का माल, टोटल उसकी ड्राइंग्स हो गई 10,000। व्यापार द्वारा स्वामी के कार का खर्च वहन करना, ये भी ड्राइंग्स में आएगा दोस्तों। व्यापार से घरेलू प्रयोग हेतु फर्नीचर निकाला, ये भी ड्राइंग से रिलेटेड है। ड्राइंग्स अकाउंट व्यापार के स्वामी का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये बातें आपको ड्राइंग से रिलेटेड क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ड्राइंग का। दोस्तों इस प्रकार अपन क्या करेंगे, बिल्कुल नोट्स वाइज पढ़ेंगे। फिर इसकी MCQ सीरीज भी दोस्तों मैं लेके आऊँगा। जैसे आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, सबसे पहले अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अपन लेके चलेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे। सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कम्प्लीटली आपको कोर्स यहाँ पे मिलेगा और रेगुलर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ड्राइंग्स अकाउंट है आपका वो क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो इसकी जो प्रकृति है व्यक्तिगत खाता है, और व्यक्तिगत खाता में प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स आपका कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात करेंगे दोस्तों गुड्स की। अब तीसरी जो अकाउंटिंग जो टर्म, चौथी अकाउंटिंग टर्म आती है वो आती है गुड्स आती है। गुड्स क्या है? वह वस्तु जिसका व्यापार किया जाता है। गुड्स क्या होती है? वह वस्तु जिसका व्यापार किया जाता है। व्यापार का मतलब होता है दोस्तों क्रय विक्रय किया जाता है, और क्रय विक्रय का मतलब है लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदना और बेचना। ऐसे आप खरीद रहे हो उसको आप गुड्स नहीं माने जाएगा। आपका लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। आप लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु या व्यापार कर रहे हो तो वो गुड्स है दोस्तों। और एक चीज़ आपको वर्किंग नोट में और लिखना है कि गुड्स होता है लेकिन कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है। गुड्स होता है लेकिन गुड्स अकाउंट कभी भी नहीं होता है। जैसे कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा क्या है दोस्तों? गुड्स है। कंप्यूटर के व्यापारी के लिए कंप्यूटर क्या है दोस्तों? गुड्स है। लेकिन कपड़े के व्यापारी के लिए कंप्यूटर गुड्स नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो कपड़े का व्यापारी है। वो कंप्यूटर जो खरीद रहा है वो दोस्तों बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहा है, वो केवल अपने यूज के लिए खरीद रहा है, तो उसके लिए वो गुड्स नहीं है। तो इस प्रकार आप गुड्स को अच्छी तरह समझ पाए कि वह वस्तु जिसका व्यापार किया जाता है, यानी कि व्यापार का मतलब क्रय विक्रय किया जाता है, जो भी लाभ के उद्देश्य से खरीदना बेचना गुड्स कहलाता है। गुड्स होता है बट गुड्स अकाउंट कभी नहीं होता। कपड़े के व्यापारी के लिए दोस्तों कपड़ा क्या है? गुड्स है। और कंप्यूटर के व्यापारी के लिए कंप्यूटर क्या है दोस्तों? गुड्स है। बट कपड़े के व्यापारी के लिए कंप्यूटर गुड्स नहीं है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गुड्स का, आसानी से आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिससे मैंने तैयारी की है। नेक्स्ट बात करें अपन परचेज की।
अब दोस्तों परचेज का मतलब होता है दोस्तों माल खरीदना। क्या होता है दोस्तों? माल खरीदना होता है। तो कपड़े के व्यापारी कपड़ा खरीदता है, इसका मतलब वो परचेज है। कंप्यूटर का व्यापारी कंप्यूटर खरीदता है, वो क्या है दोस्तों? परचेज है। बट कपड़े का व्यापारी कंप्यूटर खरीदता है, वो क्या नहीं दोस्तों? परचेज नहीं है। तो परचेज वाले भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे परचेज के बाद में नेक्स्ट टर्म आ रही है दोस्तों सेल्स की। अब अपन सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्स की दोस्तों मैं बात करूँ, सेल्स का मतलब होता है विक्रय, और यानी कि सेल्स यानी माल बेचना होता है दोस्तों। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है तो दोस्तों वो सेल्स कहलाता है। कंप्यूटर का व्यापारी कंप्यूटर बेच रहा है, इसका मतलब सेल्स है। लेकिन कपड़े का व्यापारी है और वो कंप्यूटर बेच रहा है तो दोस्तों ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स नहीं माने जाएगा। क्योंकि जिस क्षेत्र से आप हो और वही काम कर रहे हो तो वो सेल्स है। जिससे कपड़े का व्यापारी कपड़ा ही बेच रहा है तो दोस्तों वो सेल्स माना जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से वो बेच रहा है। तो यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेल्स का। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, परचेज रिटर्न की बात करते हैं। अपन ने परचेज वाली टर्म पढ़ ली, अब आएगी दोस्तों परचेज रिटर्न। अब अपन बात करें परचेज रिटर्न के बारे में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से दिखाई दे। परचेज रिटर्न का मतलब ये दोस्तों, आपने कोई वस्तु खरीदी, अब उसमें किसी प्रकार की कोई कमी थी तो आपने क्या कराया? अब उसको वापस लौटा रहे हो। परचेज का मतलब होता है क्रय वापसी। परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी, या रिटर्न आउटवर्ड यानी जावक वापसी। यानी कि जो माल आपने खरीदा उसको अब आपको वापस भेजना है। क्यों भेजना है दोस्तों? खरीदा हुआ माल वापस लौटाना है। क्यों भेजना है? क्योंकि माल क्षतिग्रस्त हो गया, समय पर सुपुर्दगी नहीं हुई है, या क्वालिटी गुणवत्ता कुछ कमी है, या मूल्य ज़्यादा है, कुछ भी रीज़न है तो आप कुछ माल वापस भेज सकते हो। तो परचेज रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों क्रय वापसी या रिटर्न आउटवर्ड। ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। फिर एक टर्म आती है दोस्तों सेल्स रिटर्न की, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ये आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी का मतलब आपने किसी को माल बेचा और वो माल वापस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ होता है रिटर्न इनवर्ड यानी आवक वापसी। दोस्तों परचेज रिटर्न का मतलब आपने खुद ने खरीदा माल, अब उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी थी तो आप उस माल को लौटा रहे हो, तो वो होता है जावक वापसी यानी रिटर्न आउटवर्ड। वो माल आउटसाइड जा रहा है। बट जो सेल्स रिटर्न होता है, जो माल आपने बेचा है वो आपके पास वापस आएगा, यानी कि वो आवक वापसी है, यानी कि रिटर्न इनवर्ड है दोस्तों, बेचा हुआ माल वापस आना। तो जो बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ रहा है वो सेल्स रिटर्न है, और जो खरीदा हुआ माल आप वापस लौटा रहे हो वो दोस्तों परचेज रिटर्न होता है। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, वन बाय वन कॉन्सेप्ट करते हुए पूरे आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, परचेज रिटर्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेल्स रिटर्न का भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट बात करेंगे अपन दोस्तों, यहाँ यहाँ क्या दे रखा है कि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनकी जो प्रकृति है, और स्टॉक स्कंद यानी रहतिया हिंदी में बोलते हैं, इनकी प्रकृति दोस्तों नॉमिनल अकाउंट की प्रकृति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र का खाता है, अवास्तविक खाता है। यानी कि परचेज हो यानी क्रय, सेल्स यानी विक्रय, परचेज रिटर्न यानी जो क्रय वापसी है, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न और जो स्टॉक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट जैसी होती है। अब मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूँ। जो 1 अप्रैल को स्टॉक शो होता है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और जो 31 मार्च को होता है वो क्लोजिंग स्टॉक रहता है। यानी कि तिथि विशेष व्यापार में बिना बिके शेष रहा माल क्या कहलाता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। दोस्तों ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जब आपका 1 अप्रैल को कितना स्टॉक बिजनेस में अवेलेबल था, वो दोस्तों ओपनिंग स्टॉक होता है। और आपको मैं अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर बताता हूँ, यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है दोस्तों, एंड हो जाता है। यानी 1 अप्रैल की मैं बात करूँ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो दोस्तों ये कॉमर्स वाले स्टूडेंटों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल जो ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है दोस्तों, एंड हो जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको ओपनिंग स्टॉक यानी जो बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल को उपलब्ध है वो ओपनिंग स्टॉक है, और जो 31 मार्च को जो बिना बिका हुआ जो शेष रहा जो माल है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कुछ क्रेडिट और डेबिट के रूल बता रहा हूँ, तो ये आपको रूल के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपकी जनरल एंट्री इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो अपन क्या डेबिट और क्रेडिट के रूल भी सीखेंगे। डेबिट और क्रेडिट दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या है आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बेसिक से ले रहा हूँ। तो डेबिट क्रेडिट के रूल दोस्तों, एक तो गोल्डन रूल्स होते हैं। आपके जो खाते होते हैं 3 प्रकार के होते हैं मेनली, रियल अकाउंट होता है,
पर्सनल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर आपको इनको अच्छी तरीके से आपने समझ लिया तो कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं बात बताऊं, जो रियल अकाउंट होता है उसमें आप डेबिट कब करोगे, क्रेडिट कब करोगे, यानी कि वाट कम इन, यानी कि रियल अकाउंट का मतलब होता है जो वस्तु जो अकाउंट होता है, इसका मतलब जो वस्तु हमारे व्यापार में आ रही है उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी कि एप्लीकेबल की दोस्तों मैं यहाँ पे जो बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी असेट्स है उस पर रियल अकाउंट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। जैसे बिजनेस की कौन कौन सी असेट्स होती है दोस्तों, जैसे कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, ओके, ट्रेडमार्क है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, लैंड प्लांट, जो भी दोस्तों बिजनेस की आप देख सकते हो, बिल्डिंग होता है, लैंड होता है, प्लांट होता है, मशीनरी होता है, ये सारी क्या होती है, असेट्स होती है अपनी। अब दूसरे रूल की अपन बात करें, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की दोस्तों अपन बात करते हैं जो व्यक्तिगत खाता होता है, इसमें जो गिवर होता है, गिवर तो दोस्तों क्रेडिट करते हैं और जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है दोस्तों, डेबिट किसको करेंगे, द रिसीवर। जो रिसीवर मेंबर होता है वो डेबिट होता है, और जो गिवर मेंबर होता है जो देने वाला होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि जो रिसीवर है यानी यहाँ पाने वाला है इसको अपन डेबिट बोलते हैं, और द गिवर यानी यहाँ पे जो देने वाला है उसको अपन क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही दोस्तों नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेज आते हैं और ऑल इनकम आती है, यानी कि ऑल एक्सपेंसेज एंड जो लॉसेज होते हैं उनको तो डेबिट किया जाता है, ऑल इनकम एंड जो प्रॉफिट होते हैं उनको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं कि दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पे ये अप्लाई होता है दोस्तों। जैसे अमन दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, पर्सनल अकाउंट में अमन किसी का भी नेम है तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। राम एंड सन्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। एक्सपेंसेज में कौन कौन से आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज ऑल इनकम्स आती है। जैसे सैलरी पेड, आपने सैलरी पेड किया, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेज है, परचेज है, सेल्स है। अब जिससे सेल्स यहाँ पे इनकम है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव्ड है। इस प्रकार के जो सारे जो एग्जांपल है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत भी आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेज को अपन क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे यहाँ पे, और जो ऑल इनकम और जो प्रॉफिट है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये तो दोस्तों गोल्डन रूल होता है, यानी कि आपके खातों की जो नेचर प्रकृति की बात करें, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके अलावा कुछ मॉडर्न रूल भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके मॉडर्न रूल है। अब यहाँ पे आप मॉडर्न रूल देखने का प्रयास करोगे तो ये आपके मॉडर्न रूल है। मॉडर्न रूल में दोस्तों 5 होते हैं आपके, एक तो कैपिटल है, एक असेट्स है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। तो यहाँ पे आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल में डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होता है दोस्तों, अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है यानी कि कैपिटल आपकी कम हो रही है तो यहाँ पे आप डेबिट करोगे। कैपिटल का रूल क्या होता है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है डेबिट करोगे, कैपिटल इंक्रीज हो रही है आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एप्लीकेबल दिस रूल इन एप्लीकेबल टू ऑल ओनर्स ट्रांजेक्शन, यानी कि ओनर के जितने भी ट्रांजेक्शन है उस पर कैपिटल का रूल क्या होता है, लागू होता है। ये मॉडर्न रूल है दोस्तों। असेट्स क्या होती है, जैसे आपकी असेट्स बढ़ती है तो आप डेबिट करते हो, और जैसे आपकी असेट्स घटती है उसे क्या करते हो दोस्तों, क्रेडिट करते हो। यानी डिक्रीज होती है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल असेट्स टू द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी असेट्स हैं वो इस पर एग्जाम्पल लागू होंगे। अब दोस्तों कैपिटल अकाउंट में ओनली 2 ही ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो कैपिटल आता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, एग्जाम्पल की बात करूं कि कैपिटल जो अकाउंट है इसमें कैपिटल आती है, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, या ड्राइंग्स, 2 ही एग्जाम्पल है बस। असेट्स में दोस्तों बहुत सारे के एग्जाम्पल होते हैं, कैश होता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड पिक्चर्स है, इंटेंजिबल भी असेट्स होती है। टेंजिबल दोस्तों मैं बात बताऊँ, टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बट जो इनटेंजिबल असेट्स होते हैं उन्हें अपन देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो जो टेंजिबल असेट्स हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, आपके बहुत सारे के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो आपके इनटेंजिबल असेट्स में ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, गुडविल होते हैं, ये इनटेंजिबल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करूँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी दोस्तों बात करूँ कि लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है, और जब लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट होता है। तो ये लाइबिलिटी का रूल है, लाइबिलिटीज डिक्रीज डेबिट करना है, और लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट करना है। तो ये रूल ऑल लाइबिलिटीज़ पर अप्लाई होता है। लाइबिलिटी में जैसे क्रेडिटर भी होते हैं आपके, बैंक आउटड्राफ्ट भी होते हैं, बिल्स पेबल भी होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं।
तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, थोड़े से दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मैं बता सकता हूँ। बैंक लोन है आपके, बैंक लोन भी है यहाँ पे, क्रेडिटर्स भी है, और यहाँ पे जैसे बैंक आउटड्राफ्ट भी है, और भी होते हैं, बिल्स पेबल भी होते हैं, बहुत सारे के एग्जाम्पल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे के होते हैं। अब बात करें एक्सपेंसेस की। दोस्तों एक्सपेंसेस में कौन से आते हैं? ओनली एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे आपने कोई भी, जैसे एक्सपेंसेस का क्या रूल है, अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेबिट करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्सपेंसेस आपका डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो क्रेडिट होगा यहाँ पे। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू द ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस में, जो भी जितने भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी पेड है, वेजेज है, परचेज है, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड आते हैं। अब बात करते हैं अपन इनकम की। इनकम जो अकाउंट है, जो आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है, इसमें अगर आपकी इनकम दोस्तों बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, अगर आपकी इनकम दोस्तों घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको डेबिट करेंगे। और ये भी जो आपके एग्जांपल है, जैसे सेल्स है, कमीशन रिसीव्ड है, दिस टाइप के आपके, रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, दिस टाइप के आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप आपको ये दोस्तों मॉडर्न रूल भी समझ में आया होगा। यहाँ पे आप इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों सारी चीज़ें आज यहाँ पे बेसिक पढ़ी है, ये आपकी एक डेमो क्लास थी। इस प्रकार मैंने आपको बताया है, और ऐसी डेली क्लासें रहेंगी दोस्तों आपकी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है दोस्तों, और कमेंट में लिखना है कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। पूरा आपको कोर्स इसी ऐप पर विदाउट किसी चार्ज के मिलेगा। बस आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है, ये काम आपको ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।